हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज वन शॉट पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 ऑफ आर अकाउंटेंसी। अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं इस चैनल पर अब तक आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं और अभी हम कौन से स्टेज पर खड़े हुए हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था चैप्टर नंबर 1। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ लिया। पहले चैप्टर 2 पढ़ा था, फिर चैप्टर 1 दैट इज बेसिक टर्म्स। उसके बाद चाय फाय कैफे वगैरह हम लोगों ने शुरू किया था। फिर हम लोगों ने सीधा चले गए थे हम चैप्टर नंबर 5 पर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और बीच में हम लोगों ने एक लेक्चर डाला था जहां पर मैंने आपसे बात की थी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। गॉट इट। तो यहां पर ये 3 चैप्टर अभी तक हमारे पूरे हो गए हैं। आज मैं करने जा रहा हूं, ये है चैप्टर नंबर 3 हमारा। चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा चैप्टर है, थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाउंडेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड सेकेंडली, इसके अंदर कुछ रूल्स एंड कन्वेंशन है जो पेपर में 100% आएंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि श्योर शॉट पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैं ये भी आपको बता दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। पहले पूरा लेक्चर आपको ऑब्वियसली बात है देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो सीधा लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हो अगर आपको चैप्टर आता है तो। नहीं आता तो वो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इस चैप्टर को हम बहुत मजे से पढ़ने वाले, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऐसे हिलेरियस एग्जाम्पल को क्रिएट करने की कि ताकि आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएं। अगर आप याद रख पाएंगे उस एग्जाम्पल को तो उस टर्म को भी समझ पाएंगे, उस कन्वेंशन, उस प्रिंसिपल को भी समझ पाएंगे। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का मतलब क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट। देखो, मैंने जब गाड़ी चलानी सीखी थी ना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई बच्चा, मुझे लगता है कि आपकी एज अभी शायद वो नहीं है कि आप कार चलाना, कुछ बच्चे जानते होंगे अपने फैमिली से या अपने फ्रेंड्स के थ्रू। लेकिन मैंने जब गाड़ी चलाना सीखा तो मैं ऑब्वियसली बात है 18 साल से ऊपर हो चुका था, मैं कॉलेज लाइफ कर रहा था। तब मैंने एक बाहर के एजेंट को बुलाकर मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, वो एक कार ड्राइविंग स्कूल से। गॉट इट। तो वहां पर जो मेरी पहली क्लास थी, तो मैं बड़ा बड़ा इंथो था, मतलब बहुत ज्यादा जोश था कि भाई आज तो तुम्हारा भाई गेड़ी लगाएगा, ठीक है ना। और दिल्ली का लौंडा था ना वो, ऐसे मतलब वो ऐसे, उसको तो चाहिए चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई आज तो भाई बूफर बजेगा, गाने चलेंगे, हनी सिंह के, ये करेंगे। तो लेकिन वहां पर वो बंदा आता है, उसने मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठाया, कहता आओ भाई साहब बैठो। मैं इधर बैठा ड्राइविंग सीट पर, इधर मतलब, और वो इधर बैठ गया। कहता देखो, चाबी नहीं दी उसने, कहता देखो ये है ABC। मैंने कहा यार, कहता एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, ये होता हमारा गियर। ऐसे पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर बता दिया। कह रहा रिवर्स करना है तो पीछे जाओ, ऐसे कर लो। ये हमारा इंडिकेटर, ये हमारा वाइपर, ये रहा हमारा स्टेयरिंग। जितनी बार इधर लेके जाओगे उतनी बार इधर लेकर आना है। और भैया सीट बेल्ट लगानी बड़ी जरूरी है, और कोशिश करो चप्पल पहन के मत चलाओ क्योंकि चप्पल अटक जाती है, तो जूते पहन के गाड़ी चलाओ, बढ़िया रहता है। मैं कहा बहुत मजा। उसने आधा घंटा में से गाड़ी के बारे में पूरा पूरा बता दिया। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा अभी चलवाएगा, अभी चलवाएगा, अभी चलवाएगा। भाई साहब कहता उतर जाओ, आज की क्लास खत्म हो गई। मैंने कहा आए भाई, मैं तो इतने जोश से आया था और काम ही खत्म कर दिया भाई ने तो। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार वो वाली लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसने मुझे वाला, मुझे आज भी ये याद है कि उसने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जो मेरे आज भी ड्राइविंग के अंदर काम आती है। ठीक है ना। तो यहां पर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको मैंने जस्ट फॉर एंजॉयमेंट मैंने लास्ट लेक्चर डाला था विच इज चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग क्वेश्चन, कि ताकि बच्चा थोड़ा प्रैक्टिकल भी आ जाए, थ्योरी से बाहर आए और प्रैक्टिकल करे। लेकिन ये वाला अकाउंटिंग क्वेश्चन जो चैप्टर है वो अभी तक हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं। करिकुलम मतलब 12th 11th की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी अकाउंटेंसी होती है वहां पर अकाउंटिंग क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आता, सीधा जनरल बनता है। तो ये हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि आप डबल एंट्री सिस्टम सीख पाओ। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जानने पड़ेंगे। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, मैं चैप्टर शुरू कर चुका हूं, मैं बता रहा हूं आपको। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, जो हर एक जन ने साइन किए बिना उसके ऊपर फंस जाता है। देखो, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे लॉ में पढ़ाते थे, वो कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई कानून थोप दिया जाता है, जैसे ये किसने कहा है कि अगर मैं स्कूटर चलाऊंगा, स्कूटी चलाऊंगा, बाइक चलाऊंगा तो मुझे हेलमेट पहनना पड़ेगा। अरे मेरा सर है, मेरा फटेगा, तेरे को क्या लिख भाई, टेंशन क्या है सरकार को। लेकिन नहीं, ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है।
आप अगर हिंदुस्तान के नागरिक हो या नागरिक नहीं हो, आप अगर हिंदुस्तान की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो आप स्कूटी पे बैठ गए हो, तो ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ चुका है कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना पड़ेगा। ये कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि एक हार्मनी बनी रहे। सोचो सोचो कि किसी दिन आपकी रेड लाइट ग्रीन लाइट फॉलो ही नहीं हो रही, कोई बंदा ग्रीन लाइट पर रुक रहा है और कोई बंदा रेड लाइट पर चल रहा है, कोई राइट लेफ्ट कोई स्पीड लिमिट नहीं है, तो आपको क्या लगता है एक्सीडेंट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा बाहर। सोचो, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाए जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, ट्रैफिक रूल्स हो, या जो हमारे नागरिकता के रूल्स हैं कि भैया कोई किसी का खून नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता भाई? मेरा चाकू है, कहीं भी मार दूं, लेकिन ऐसे थोड़ा ना हो सकता है भाई। तो ये कानून बना दिया भैया किसी का खून नहीं कर सकते। ये आप किसी की जान ले रहे हो, ये बहुत खराब बात है। अरे मैं अपने बच्चे की जान तो ले सकता हूं, अरे कैसे ले सकते हो यार? तो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाए जाते हैं कि संसार में, इकोनॉमी में, समाज में, अकाउंटेंसी में एक हार्मनी बनी रहे, सब सेम काम करें, गलतियां ना हो। इस चैप्टर का बहुत महत्व है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि हमें सीखना क्या है। देखो, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर मैं अलग तरीके से अकाउंट्स बनाऊंगा, आप अलग तरीके से अकाउंट्स बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर हमें बात समझनी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या गैप्स, एक ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और काम उसके ऊपर ही किया जाता है, are the rules that define the parameters and constraint within which accounting operates। एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा दायरा बना दिया जाता है जहां पर अकाउंटेंट को उसी दायरे के अंदर रहकर ही काम करना है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाने। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सरकार ने आपको दी है उसका पालन करके अकाउंट्स बनाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 में 4 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़े थे, दैट इज रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो ये चारों वॉयलेट हो जाएंगे अगर आप अपना जुगाड़ लगाओगे और वो अकाउंटेंट को छोड़ दोगे। मैं किसी चीज को डेबिट कर रहा हूं, कोई और अकाउंटेंट अपना जुगाड़ लगा के उस चीज को क्रेडिट कर रहा है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि एक प्रिंसिपल होते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, जो कि एक बेस बना देंगे और उस बेस को फॉलो करके आप लोगों ने अपनी अकाउंटिंग करनी है। तो यानी इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सीखने वाले हो जो आपको पालन करने पड़ेंगे। अब सोचो, हम सीधा ही प्रैक्टिकल चैप्टर पे आ जाते। आप लोगों ने तो पिछली बारी के कमेंट सेक्शन में लिख दिया था, सर प्रैक्टिकल पढ़ाओ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाओ। अरे भाई, सीधा मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। वो ड्राइवर सीधा मेरे को बोलता, भैया चला, जैसी तेरी मर्जी है चला। अरे भाई, ये बताओ क्या मैं अच्छा ड्राइवर बन पाता? आंसर इज नो। वो थ्योरी वाली क्लास थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन उसका बेस भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां पर आपको बेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब मेरी बात सुनो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ICAI, हर शहर में इसकी ब्रांचेस होती हैं, हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करंटली देयर आर 29 एक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बने तो 40 के आसपास थे, कुछ को हटा दिया गया क्योंकि अब उसका कोई काम ही नहीं बचा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 29 अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ धाराएं लिखी हैं, कुछ रूल्स लिखे हैं, कुछ सेक्शंस लिखे हैं जहां पर रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा। इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनिशियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर रिकमेंडेटरी बट वर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी। पहले रिकमेंडेड होता था कि यार पालन करोगे तो अच्छी है, ये उस जमाने की बात है जब मुंशी जी होते थे, अकाउंटेंट नहीं होते थे। लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि आपको पालन नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है आपके अकाउंट ढंग से नहीं बनेंगे, स्क्रूटनी फंसेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलो, फिर आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर जनरली लॉ और रूल adopted and proposed as to guide the action or settled ground on the basis of the conduct and practice। ठीक है जी, तो इसको पहले हम लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल GST का जो लॉ आया था, जो लॉ आया था आज उसमें बहुत फर्क है। हर साल अमेंडमेंट होती है, हम हर साल सीखते हैं, ठीक है ना, हम हर साल सीखते हैं कि यार इसके अंदर ये वाले चेंजेस हो जाएंगे तो और हार्मनी हो जाएगी। गॉट इट? ट्रैफिक रूल्स के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं
और हमारे इंडियन पीनल एक्ट के अंदर भी बहुत सारे, जो इंडियन आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड जो होता है उसके अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं। समझ रहे हो कि पहले देखो ना कई सारे सेक्शन नए आ जाते हैं, कहीं अब भैया ऐसा करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स के अंदर मेरे को एक एग्जांपल याद आया कि पहले सिर्फ आगे वाले बंदा जो स्कूटी बाइक चला रहा है उसको हेलमेट पहनना मैंडेटरी होता था, या से कुछ 5 7 8 साल पहले ऐसा हुआ किसी ने आईपीसी के अंदर ये एक कोर्ट को बोला कि भैया देखो पीछे जो बंदा बैठा है उसका भी सर लोहे का नहीं है, तो आपको ये भी करना चाहिए कि पीछे वाला जो औरत बैठी है, बच्चा बैठा है या कोई जेंट्स बैठा है, तो उसको भी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, तो इसको आज से हमें कानून बनाए थे, पीछे भी नहीं बैठोगे तो, पीछे भी नहीं लगाओगे तो आपका कटेगा, चालान कटेगा, ठीक है ना। और ऐसे अब देखो अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि अब पीछे बैठा हुआ गाड़ी में बंदा भी सीट बेल्ट लगाएगा, ठीक है ना। तो ये कानून चेंज होते रहते हैं ताकि और हार्मनी हो जाए। पहले क्या होता था, काले शीशे अलाउड होते थे, अब काले शीशों की वजह से एक्सीडेंट होने लग गए, गलत काम होने लग गए, तो उसको बोल दिया भैया तो बैन करो यार, खराब चीज है। ऐसी कहानी यहां पर है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल। धीरे धीरे हम चैप्टर के कोर में आते जा रहे हैं। पहले हम समझ रहे हैं कि चैप्टर क्या है। चैप्टर रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएगा, बात समझ आ गई। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक एजम्पशंस एंड फंडामेंटल प्रेपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। ये कुछ एजम्पशन है जो हर एक अकाउंटेंट को मान के चलनी है। They are generally accepted accounting rules based on which the transactions are recorded and financial statements are prepared. ये रूल्स हैं जो आपको पालन करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो आपके अकाउंट गलत बने हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो एजम्पशन क्या है जो माननी पड़ेंगी, और कन्वेंशंस क्या हैं जो इतने सालों से हमारे बड़े बड़े हिस्टोरियन जो अकाउंटेंट्स थे, जिन्होंने अकाउंट बनाई, जिन्होंने अकाउंट फॉलो की, जिन्होंने अकाउंट्स की प्रैक्टिस की, उन्होंने कुछ लूप होल्स देखे, उन्होंने कहा यार ऐसा होगा ना तो और हार्मनी हो जाएगी। समझ रहे हो भाई? यार देखो फॉर एग्जांपल मैं अपने घर के अंदर रूल्स बनाता हूं, अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाता हूं। जब मुझे लगता है कि यार इस रूल के अंदर ये वाला लूप होल मेरे बच्चों ने ढूंढ लिया, तो क्या करो यार, रूल को और सख्त कर दो। मैं अपने कोचिंग सेंटर के अंदर रूल्स बनाता हूं जहां मुझे लगता है बच्चे उस लूप होल को फॉलो कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज से कुछ साल पहले एक अपने ऑफलाइन सेंटर में एक रूल बनाया था। बहुत सिंपल सा रूल था, बेसिक, सारे कोचिंग सेंटर उसको फॉलो करते हैं कि भैया अगर आपका बच्चा 2 दिन नहीं आएगा तो हम आपके घर पे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे कि बच्चा नहीं आ रहा, तो अटेंडेंस ले रहे हैं डेली। अब क्या हो रहा है कि भैया बच्चा 2 या 3 दिन नहीं आ रहा, वहां पर बच्चे ने एक मैसेज डाल दिया, जैसे मैंने व्हाट्सएप किया कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा, बच्चा ही वहीं से रिप्लाई करके दे रहा है क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। बच्चा रिप्लाई कर रहा है क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। हम कन्विंस हो जाते थे। जहां मुझे पता चला कि यार, मुझे एक आध लगा कि पेरेंट्स आके बोले सर ये वाला मैसेज तो हमने किया ही नहीं, तो वहां पे मुझे एक लूप होल दिखाई दिया। मैंने कहा ना 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 ना, अब मैसेज से बात नहीं बनेगी, अब ऑडियो आएगा। पेरेंट्स अब मुझे ऑडियो भेजते हैं कि मेरा बच्चा इसलिए नहीं आया क्योंकि हम यहाँ थे, उसकी तबीयत खराब थी, मासी आई हुई थी, बुआ आई हुई थी। अब उनका ऑडियो आता है। अब अभी भी बच्चे क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, अपने दोस्त से ऑडियो भिजवा देते हैं। वो एक यंग सी आवाज आती है, कहते हैं मेरा बेटा ओम नहीं आया, मेरा बेटा सुभाष नहीं आया। अब मेरी बात सुनो, उसको हम बिल्कुल पकड़ लेते हैं। तो लूप होल्स हैं, उसको ग्रैब करके जो भी चीजें और हम इंप्लीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये बने कहां से हैं, जो पहले पास्ट से आप लोगों ने चीजें समझी हैं, लूप होल्स ढूंढे, उसको फिल करने के लिए, या जो एजम्पशन आप लगाते हो उसके जो आउटकम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। यहां पे लिखा है कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज विद द टाइम टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे सबसे बड़ा चेंज आया था 2013 और उसको इंप्लीमेंट किया गया था 2014 के 12th के बच्चों को, अभी आएगा बीच में बताऊंगा मैं आपको। तो वहां पर ये चेंज हुआ था। चैप्टर थोड़ा सा देखो, ऑब्वियसली बात है, हम कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। थ्योरी चैप्टर में ना एग्जाम्पल ऐसे हो जाते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऑलराइट, तो उसको बियर करना भाई थोड़ा सा। चलो अब बढ़ते हैं भैया, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लेकर आया हूँ। आपके पास टीएस गरेवाल या डीके गोयल होगी, ठीक है ना, आपके पास टीएस गरेवाल होगी या डीके गोयल होगी या कोई भी अन्य किताब होगी, एनसीईआरटी भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इसके आगे का जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो पढ़नी है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता दूंगा क्या क्या उसके अंदर लिखा होगा, इतना साल का एक्सपीरियंस है यार। चलो, पहली एजम्पशन जो हर एक अकाउंटेंट को मान के चलनी है, दैट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन।
गोइंग कंसर्न एजम्पशन का बेहतरीन एग्जांपल मैं आप ही से पूछता हूं, आप ही जहां बैठे हो जवाब देना, कि मान लो आज तुमने चाय फाय कैफे खोला, तो तुम मुहूर्त जब हो रहा होगा, हवन जब हो रहा होगा, परमात्मा से क्या विश मांग रहे होगे? कोई ये विश मांग रहा होगा कि सर 1 साल ये बिजनेस चला दे, उसके बाद क्या बंद कर दो? ऐसा कोई विश मांगेगा? नहीं मांगेगा। हम क्या विश मांगते हैं अपने बिजनेस को लेकर कि यार ये बिजनेस ताउम्र तक चलता रहे, कभी रुके ना, मेरे बच्चे, मेरे एंसेस्टर्स भी इसको आगे एंजॉय कर पाए। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, देखो जो जॉब करने वाला व्यक्ति होता है, आज मैं जॉब कर रहा होता, मैं अपनी देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है, जॉब भी, कई लोगों की प्रवृत्ति जॉब की होती है, कई लोगों की प्रवृत्ति बिजनेस की होती है, लेकिन आज अगर मैं जॉब कर रहा होता, मेरा माइंडसेट ये कहता है कि अगर मैं आज जॉब कर रहा होता तो मैंने अपनी एक जॉब को 40 साल दे दिए, मैं 3 लाख रुपए महीने की सैलरी, 5 लाख महीने की सैलरी भी पहुंच गया। लेकिन जब मेरी जॉब छूटेगी और मेरा बच्चा उस जॉब, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा काबिल हो गया अब जॉब करने के लिए, तो उसको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां मैंने 40 साल पहले शुरू किया था। लेकिन आज मैं 40 साल अपने बिजनेस को देता हूं, कोई भी बिजनेस, चाय फाय कैफे, OSR एकेडमी, साइंस एंड फन, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, स्टील का, दुकानदारी, कोई भी चल रहा है, तो मेरा बच्चा, उसको एक ऑप्शन है उसके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे अपने माँ बाप के बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है कि वो उस बिजनेस के अंदर आ सकता है। अब उसको वो 40 साल की मेहनत ऑलरेडी पकी पकाई मिली हुई है, उसको आगे बिजनेस को और ग्रो करना है, जो काम मेरे पास नहीं था लेकिन मेरे बच्चों के पास होगा। तो बिजनेस के ये फायदे हैं। अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन भी तो इसी का पार्ट हो गया। क्या कहता है कि अगर एक अकाउंटेंट को यह सोचना चाहिए कि यह बिजनेस 1 साल के लिए नहीं है, ये बिजनेस ताउम्र तक चलता रहेगा। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफरकेट कर पाओगे। अब जब आप एसी खरीद रहे हो तो आपको पता भैया इसकी लाइफ 1 साल तो नहीं है, तो आप उसकी लाइफ को आने वाले 10 साल में डिवाइड करते हो, जिसको आप डेप्रिसिएशन कहते हो। लेकिन जो रेंट है वो 1 साल, वो आप 1 महीने के लिए दे रहे हो, 1 साल के लिए दे रहे हो, वो एक रेकरिंग नेचर का है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा 1 साल के अंदर, तो वो एक रेवेन्यू खर्चा है। तो ड्यू टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है कि आपको यह समझना है, कि आपको यह एज्यूम करना है, यह मान के चलना है, अकाउंटेंट को मान के चलना है कि बिजनेस ताउम्र तक चलता रहेगा। इसी एजम्पशन की वजह से आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफरकेट कर पाते हो। बात समझ में आ गई? दूसरा, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। आपको यह प्रिज्यूम करना, देखो कंसिस्टेंसी एजम्पशन, एक अकाउंटेंट को कंसिस्टेंट होना बड़ा जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डेप्रिसिएशन निकालने के ना बहुत तरीके होते हैं। इस साल आपके पास 2 तरीके आएंगे, एक आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक आएगा WDV। बाद में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। दोनों से डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा अकाउंटेंसी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपको एक दायरा दे देता है, उसके अंदर रह के आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये दायरा क्या कहता है कि आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई गलती नहीं है। आप ये लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है, दोनों से प्रॉफिट किसी ज्यादा आएगा, किसी कम आएगा। SLM लगाओगे, आसान मेथड है, WDV थोड़ा टफ मेथड है। तो आपने आज एक मशीनरी खरीदी और आपने सोचा कि मैं SLM पर इसको डेप्रिशिएट करूंगा। एज एन अकाउंटेंट बता रहा हूं मैं आपको, मालिक को तो पता भी नहीं है। तो SLM मेथड आपने लगाना शुरू किया, आपने 2 साल SLM लगाया, फिर आपको किसी ने कन्विंस किया, आपको किसी ने एडवाइस किया कि यार SLM बकवास मेथड है, ज्यादा मजा तो किसमें आता है, इसमें आता है। तो आप कहते हो कि ठीक है यार, मैं अब आगे से इन फ्यूचर में कौन सा मेथड लगाऊंगा, WDV लगाऊंगा। सरकार कहती है देखो मजे नहीं लेने, ये मजे लेने की चीज नहीं है कि आज SLM कल WDV, आज SLM कल WDV ना। आपने एक बार एक डिसीजन ले लिया, अब उस पर अमल रहोगे, आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पूरी लाइफ में एक आध बारी चेंज कर लिया, बात समझ में आती है, लेकिन आप हर 2 साल बाद, 3 साल बाद अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो, नहीं। ये होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा सरकार क्यों मना कर रही है? भाई सरकार तो कह रही है ना कभी कुछ भी कर लो, कभी कुछ भी कर लो, लेकिन वो कंसिस्टेंट होने को क्यों कह रही है? कंपेरेबिलिटी। आपका चौथा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था कि कंपेरेबिलिटी। अगर आप कंपेयर, देखो ना, कभी आप SLM कर रहे हो, कभी आप वो कर रहे हो WDV। 19-20 में आपने SLM किया, 20-21 में आप ये वाला मेथड कर रहे हो WDV। तो आप दोनों साल को कंपेयर कैसे करोगे? दोनों का तो बेस ही चेंज हो गया, दोनों में मेथड लगाने का तरीका चेंज हो गया, तो आप मशीनरी को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये दोनों वायलेट हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन, पहली एजम्पशन
गोइंग कंसर्न, बिजनेस ताउम्र तक चलता रहेगा, उसकी एंडलेस लाइफ है, आप फोर्सिनेबल फ्यूचर में उसको बंद नहीं करने वाले हो। कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहती है एक बारी जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फिर आता है एक्रूअल एजम्पशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है? देखो, यह कहता है कि आपने ना कोई भी चीज जब आप रिकॉर्ड करोगे तो वो इस वर्ड के बेसिस पे करोगे, वो है ड्यू। ड्यू मतलब पैदा होना। इस जैसा एक और चीज आएगी आगे जाके, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है, ये assumption है। दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, तो यहां पर हम ज्यादा डिबेट करेंगे, वहां कम डिबेट कर लेंगे। तो ड्यू मतलब पैदा होना। फॉर एग्जाम्पल, एक्रूअल assumption कहता है कि आप जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होगी वो तो आप रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, लेकिन जितनी उधार वाली ट्रांजेक्शन है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब आज मैंने किसी को माल बेचा, आज मैंने किसी को माल बेचा, पैसा नहीं आया, क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा? बिल्कुल करूंगा। एक्रूअल assumption कहती है क्योंकि आपने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया, आपकी इनकम पैदा हो चुकी है, भले ही अभी रिसीव नहीं हुई है, आप उसे रिकॉर्ड करोगे। एक एम्प्लॉय है, पूरा मार्च बेचारे ने मेरे साथ काम किया है, अप्रैल आ गया, मई आ गया, अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी मार्च की, तो क्या इसको रिकॉर्ड करूं? बिल्कुल करूं, क्योंकि आपका वो खर्चा पैदा हो चुका है, भले ही आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है। पे करोगे तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, रिकॉर्ड होगा। पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड होगा। लेकिन आज पैसा जाना चाहिए था, अभी तक गया नहीं है, गया नहीं है तो भी रिकॉर्ड करो, जब जाएगा फ्यूचर में तब भी रिकॉर्ड करेंगे। इससे क्या होगा? आप भूलोगे नहीं। तो जितनी भी ये ट्रांजैक्शन होती है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इन एडवांस, इसी एजम्पशन की वजह से उसकी एडजस्टमेंट होती है। हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इन चारों को धीरे धीरे समझना शुरू किया था, अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नल में और डीपली समझेंगे इनको। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पिछले साल का खर्चा अभी तक नहीं दिया, तो आपको वो उसी साल में रिकॉर्ड कर लेना है ताकि आप भूलो ना। एक्रूअल एजम्पशन ये कहती है कि अगर कोई चीज पैदा हो चुकी है, कोई खर्चा, कोई इनकम पैदा हो चुकी है, भले ही उसके प्रति कैश आया नहीं, गया नहीं, समझ रहे हो, आपको रिकॉर्ड करना है। आज आज मुझे किसी से ब्याज लेना था, आज अप्रैल में, सॉरी मार्च में ले लो, मार्च में मुझे किसी से इंटरेस्ट लेना था, रेंट लेना था मान लो, लेकिन वो कहता बाबूजी अभी नहीं है, अगले महीने दे दूंगा। लेकिन मैं मार्च में लिख लूंगा कि भैया मुझे उससे किराया लेना है, क्योंकि मेरी इनकम तो पैदा हो चुकी है भाई, भले ही वो मुझे अप्रैल में दे, मई में दे, जून में दे, कहीं भी दे दे, और जब देगा तब भी रिकॉर्ड करूंगा, भैया वाला बकाया पैसा मुझे आ गया। एक्रूअल समझ में आ गई? सबसे बेहतरीन assumption है एक्रूअल। चैप्टर नंबर 4 भी यही है, चेक कर लोगे, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अभी यहीं पे चैप्टर 4 भी पढ़ लो आप में से। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगी और उधार वाली ट्रांजैक्शन भी आपको रिकॉर्ड कर लेनी, उसको छोड़ना नहीं है। इनकम या एक्सपेंस तब रिकॉर्ड हो जाएगा जब आप वो पैदा हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी, ना कि जब पैसा आएगा या जाएगा। सही है? मान लो 5 तारीख की किराए की डेट थी, 5 तारीख को ही दे दिया तब तो रिकॉर्ड होगा। 5 तारीख की किराए की डेट थी, अभी तक पे नहीं किया, आज 20 हो गई, तो 5 तारीख को ये तो लिख लेना है कि भैया रेंट देना है, आउटस्टैंडिंग हो गया मेरे सर पर, जब दूंगा तब भी रिकॉर्ड कर लूंगा। बात समझ में आ गई? एक्रूवल, कैश और ये तो 3 ही assumption है, 3 assumption है, मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption है, इसको याद रखनी है। अब बात करते हैं कन्वेंशन की, एक एक करके सारी कन्वेंशन पढ़ लेंगे। पहला, ये आपको ऑलरेडी आता है, अकाउंटिंग एंटिटी। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर सारे फॉलो किए हैं तो मैं इसके ऊपर कम से कम 20 बारी बात कर चुका हूं कि मालिक और बिजनेस दो अलग अलग चीजें, मालिक और बिजनेस दो अलग अलग चीजें। साइंस एंड फन और उशांग, बच्चे कमेंट भी लिखते हैं, बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट लिखते हैं कि सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों को ही पता है कि मालिक अलग है और साइंस एंड फन अलग है, उशांग सर अलग है और साइंस एंड फन अलग है, कॉमर्स एंड फन अलग है। बात समझ में? खैर कॉमर्स एंड फन तो इज पार्ट ऑफ साइंस एंड फन। तो अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि ओनर और बिजनेस ये दो अलग अलग चीजें, यानी अकाउंटेंट को ये बात समझनी पड़ेगी, दो बातें समझनी पड़ेगी। पहली कि आपको जब भी अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बात हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर भी सीखी थी, डबल एंट्री सिस्टम वाले लेक्चर में भी बात की थी, ठीक है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मालिक कैपिटल लगाता है
उसको हम उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइबिलिटी? बैलेंस शीट बनानी सीखी थी आप लोगों ने, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी सेक्शन यहां होता है और यहां क्या आती है बेटा? कैपिटल। तो लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल क्यों आ रही है? क्योंकि यस, लाइबिलिटी इज अ कैपिटल। बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि वो शाम को पैसा वापसी देगा। कब? जब या तो ओनर बदल जाए, भाई मेरे को हटा के कोई कोई और बंदा आ जाएगा, वो मुझे पैसा देगा, मैं एग्जिट ले लूंगा, या बिजनेस बंद हो जाए। अब बिजनेस बंद होगा तो सामान बिकेगा तो मुझे मेरा कैपिटल वापसी मिल जाएगा, या तो बढ़कर मिलेगा या कम होकर मिलेगा, वो बात की बात है, मिलेगा तो सही। तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी है। बात समझ में आ गई बेटा? तो पहला है ओनर्स एंटिटी, यानी ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये भी आपको पता है, ये आपने चैप्टर 1 में सीखा था कि आप तब तक वो चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो पैसे में कन्वर्ट नहीं होगी। हम हमेशा वही चीज रिकॉर्ड कर पाएंगे जो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। कोई चीज अगर रुपीज में, ऑब्वियसली बात हम हिंदुस्तान में है, कोई भी चीज अगर रुपीज में कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। और अगर आपको रिकॉर्ड करना है मतलब, और अगर इसको मैं एक और तरीके से बोलूं कि आपने 20 कुर्सियां खरीदी तो आप 20 कुर्सियां नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे कि मैंने 20,000 रुपए की कुर्सियां खरीदी हैं। तो आंसर रुपीज में लिखना है। तो यहां पर दो बातें हो सकती हैं कि या तो आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर करोगे, बिजनेस अच्छा है, बुरा है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वर्क एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, कोई भी चीज रिकॉर्ड होगी वो पैसे में कन्वर्ट होके ही रिकॉर्ड करेगी। आप लोगों ने चैप्टर 1 में अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था। पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या था? कन्वर्ट इट इनटू मनी टर्म्स। वो यही है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक कॉमन क्या कहते हैं तो उसको, मतलब एक करेंसी, जैसे अगर आप दुबई में हो तो द्राम में करोगे, यूएस में तो डॉलर्स में करोगे, इंडिया हो तो आप रुपीज में करोगे। तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब देखो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा बिजनेस ताउम्र तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो क्या मैं जब ये बिजनेस बंद होगा तब प्रॉफिट निकालूं? नहीं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी लाइफ तो भैया इनफाइनाइट है। आपकी ये स्टार्टिंग डेट हो गई ना, यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ और आपकी लाइफ चल रही है इनफाइनाइट पीरियड पर, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो आप पूरी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो कि ताकि प्रॉफिट आ जाए। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना बेटा, वो एक एक साल के होंगे, जो कि शुरू होता है, देखो बिजनेस कभी भी शुरू हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, ये डेट फिक्स नहीं होगी। 31 मार्च को बंद होंगे, ये भी 31 मार्च, 31 मार्च। तो यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, वो सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 2 ईयर होते हैं, फाइनेंशियल या कैलेंडर। अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में आप इसको। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो आपने अपनी पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब आपको हर साल अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं शेयर बाजार के अंदर, वो 4 बारी प्रॉफिट निकालती हैं, Q1, Q2, Q3 एंड फाइनल। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, वो तो उनका स्केल बहुत बड़ा है। हमारी जैसी जो छोटी चाय फाय कंपनी, साइंस एंड फन कंपनी है, छोटी छोटी कंपनीज है, यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा पैसा आ जा नहीं रहा, समझ रहे हो? इतना ज्यादा का मतलब 5-10 करोड़ रुपए भी आ रहा जा रहा है, तो वो छोटी कंपनी है मेरे हिसाब से। ठीक है ना? तो वो इजी मैनेज है, ज्यादा से ज्यादा साल में 2 बार ही निकाल लो। लेकिन जो बड़ी कंपनी है, टाटा, बिरला, अडानी, ये सब क्या करते हैं, साल में 4-4 बारी प्रॉफिट निकालते हैं। और वो जरूरी भी है, वो सेबी गाइडलाइंस में भी आता है कि ताकि इन्वेस्टर को पता चलना चाहिए भैया हर 3 महीने बाद कि हमारे बिजनेस इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या जिन्होंने लगा रखा है उनको भी तो पता चलना चाहिए भाई क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ यार, समझ रहे हो, मैंने किसी टाटा के शेयर में पैसा लगा रखा, टाटा मोटर में, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो 3 महीने बाद टाटा मोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऐलान करना कि हमारा 3 महीने का प्रॉफिट या लॉस कितना था। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ गई होगी? चलो जी, फिर आता है जी 3 हो गए समझ में? ओहो, फुल डिस्क्लोजर, नाम में लिखा है भाई, फुल डिस्क्लोजर, यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो ये 2 कॉन्सेप्ट इकट्ठे पढ़ाता हूं, एक आता है फुल डिस्क्लोजर, दूसरा आता है मटेरियलिटी। ये दोनों समझ लो। अब मैं मटेरियलिटी का बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को दिया था, कि मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा तुम में से कितने बच्चों ने, आप भी कमेंट सेक्शन में जवाब बताना, तुम में से कितने बच्चों ने अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटा आज तक? मुझे ऑफलाइन में कोई नहीं मिला था, मुझे पेड बैच में कोई नहीं मिला था। हो सकता है यहां पर कोई बच्चा हो सकता है ना हो, ठीक है ना? तो हम टायर 1 टायर 2 स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए केक काटना एक आम बात होती है। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई केक कट नहीं किया, मैंने देखा है लोगों को।
हमारे टायर 1 के अंदर ही, जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर, रोहिणी जैसे क्षेत्र के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे केक, तो उनके लिए वो बड़ी मटेरियल बात है। मैंने एक एग्जांपल और दिया था, जब मैं पहली बारी जहाज में बैठा था ना, तो मेरे लिए जहाज मतलब प्लेन, जब मैं पहली बारी फ्लाइट मैंने ली थी, तो वो वाली फ्लाइट में आज तक नहीं भूलता। कोई 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 भी नहीं भूलेगा यार, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए जो ट्रेन, एसी ट्रेन में नहीं बैठा कभी, सोचो ना, वो तो एक स्लीपर कोच में जाता है इधर उधर जब भी जाता था, या बस नॉर्मल बस ले लेता था, समझ रहे हो, साइकिलों पे घूमे हैं, स्कूटियों पे घूमे हैं। जब हमने पहली बारी जहाज में बैठा मैं, तो मेरे लिए बड़ी मटेरियल बात थी। मैंने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, मेरे को लगा यार मतलब मैं तो आज जन्नत ही जन्नत में आ गया हूं, समझ रहे हो। तो ये एक बड़ी मटेरियल सी बात थी। मेरे बच्चे जब अभी पिछले 2 महीने पहले पहली बारी प्लेन में सवारी की, तो उनके लिए बड़ी मटेरियल सी बात थी। कईयों के लिए आम बात है। मैं कई छोटे छोटे बच्चों को देख रहा होता हूँ, आंटियां आई होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रही होती हैं प्लेन में, उनके लिए जब वो बड़े होंगे उनके लिए तो आम बात हो जाएगी यार, ये तो एक मटेरियल। देखो, मटेरियल और इमटेरियल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब अकाउंट्स में इसका क्या गेम है, कोई कंपनी जैसे चायफाई कंपनी, अब जो चायफाई कैफे है उसका टर्नओवर यानी टोटल सेल जो है 2 महीने की या पूरे साल की, वो है मान लेते हैं 10 लाख रुपया। पूरे साल में उसने 10 लाख रुपए का काम किया है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा बहुत बड़ी बात है यार, मटेरियल बात हो गई, मटेरियल बात हो गई। इसका एक और एग्जांपल दूं बेहतरीन, आपके घर के अंदर जो अखबार और माचिस, ये सब इमटेरियल खर्चा है। कितना आता है अखबार का खर्चा? मेरे घर में तो खैर आता ही नहीं अखबार, लेकिन मुझे इतना पता है 200 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं आता। तो आपके घर के अंदर जब अखबार आ रहा है, तो उसका जो खर्चा है, उसकी जो पेमेंट है, या जो कूड़े वाले को आप पैसा देते हो, या जो या जो आप क्या सकते, जो आप सफाई वाले को, जो रोड सफाई करते हैं, उनको आप 50 रुपए 100 रुपए देते हो हर महीने का। जो आपके घर से गार्बेज लेके जाता है बंदा, उसको आप 100 रुपए 200 रुपए देते हो। ये आपके लिए एक बहुत छोटा सा खर्चा है, पेनी, मतलब आपकी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट है, तो वो इमटेरियल खर्चा है। कईयों के लिए मटेरियल होगा, लेकिन कईयों के लिए वो क्या है, इमटेरियल है। लेकिन अगर आपकी इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप गाड़ी लेकर आते हो, तो वो आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसा देखो क्या है फुल डिस्क्लोजर। और मटेरियलिटी क्या कहता है, कहता है अकाउंटेंट को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई मटेरियल बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जो इन्वेस्टर का डिसीजन बदल सकती है, वो आपको डिस्क्लोज करनी है, अच्छे से हाईलाइट करनी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ऑब्वियस ही बात है, डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। अगर एक ऐसा बिजनेस जिसकी सेल्स 10 लाख रुपए है और उसने एक रेनोवेशन एक्सपेंसेस करा दिया, उसने अपनी बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया, उसमें 1.5 लाख रुपए खर्च दिए, तो ये एक बहुत मटेरियल बात है, ये बहुत मटेरियल बात है। तो कंपनी बोल सकती है कि भैया इस साल का लॉस पता है क्यों हुआ, क्योंकि 10 लाख रुपए में से हमने 1.5 लाख तो रेनोवेशन में ही खर्च दिए, एडवर्टीजमेंट में ही खर्च दिए। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स है 20 करोड़ रुपए, उसने 1.5 लाख रुपए का रेनोवेशन करा दिया, उसके लिए इमटेरियल बात है, उसके लिए इमटेरियल बात है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं यार, मैंने जब पहला नाइकी का जूता पहना था ना, पहला नाइकी का जूता जब आशु सर ने मेरे को, मैं जूतों का बहुत, अभी मेरे सामने यहाँ पर मेरे एक रैक है, यहाँ पे 10 से लेके 12 अनपैक्ड जूते पड़े हुए हैं। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैं, कई बच्चे कहते हैं सर आप अपनी गाड़ी का, अपने घर का, भाई देखो मैं बता रहा हूं कि एक छोटा इंसान भी बड़ा बन सकता है अपनी मेहनत से। और मुझे फक्र है अपने आप पर कि हमने ये अचीव किया है अपनी मेहनत से। 18 साल झोंक दिए, तब जाकर मैं ये फ्लेक्स कर पा रहा हूं कि यस मेरे पास जॉर्डन है, मेरे पास वो 1 लाख रुपए का जूता है, फ्लेक्स कर सकता हूं मैं। यस, फ्लेक्स करने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना भाई, कि ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। मुझे ये पैसे खर्चने अच्छे लगते नहीं, लेकिन वो सारे शौक पूरे करने जीवन में, सारे शौक पूरे करने जीवन में जिसका हम एक बार सपना देखते थे, तो उसके लिए बड़ी मटेरियल बात है। मुझे आज ये जूते मैं कह रहा हूं 6 महीने से आगे पड़े हुए, मैंने पहन के नहीं देखे, बस शौक साथ लेके रख दिए, समझ रहे हो? अब मेरी बात समझना। लेकिन जो पहला नाइकी का जूता था, पता नहीं वो सोशल मीडिया पे फोटो है कि नहीं है, मैंने अपनी छाती पे रख के फोटो खींची थी। मेरे बर्थडे पे आशुष सर ने मुझे ब्लू कलर के नाइकी शूज दिए थे, उसके बाद फिर नाइकी एयर दिए थे। तो
वो 5,000 रुपए का जूता, लाखों का जूता मेरे लिए कुछ नहीं, 5,000 का जूता जब मैंने छाती पर रखा था तो मेरे लिए एक मटेरियल बात थी, समझो। तो यहां पर भी वही बात लेकिन उन बच्चों के लिए जो पैदा ही नाइकी के जूतों में हुए हैं, है ना ऐसी सोसाइटी में, उनके लिए इमैटेरियल बात है, उनके लिए इमैटेरियल बात है। मैं आज भी, मेरे को सारे ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं, या आप मेरी कितनी भी सोशल मीडिया पे फोटो देखोगे, अभी मैंने चप्पल पहनी हुई है, फिलहाल मैं टांग उठा नहीं सकता, निक्कर पहनी हुई है, मैं जूते पहनता हूं स्पार्क्स के 500-700 रुपए वाले, डेली यूज में मैं वही जूते पहनता हूं, डेली यूज में वही जूते हैं। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, जो जानता है प्लीज मेरे को यहाँ पर कमेंट चाहिए भाई बढ़िया सा कि यस हमने देखा है। जो आप मेरे सोशल मीडिया पे जो 10 साल पहले जो मैं शूज पहनता था आज भी पहन, मतलब खरीद रहा हूं मैं हर 4 महीने बाद 5 महीने बाद नया जूता, लेकिन सेम खरीदता हूं 500-700 रुपया, लेकिन वो पहला 5,000 का जूता मेरे लिए एक बड़ी बड़ी मटेरियल बात थी। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी तो हैं जो जिम जाने के लिए भी एक नया 20,000 का जूता खरीदते हैं, उनके लिए बड़ी इमैटेरियल सी बात है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी। 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाली कंपनी 1.5 लाख रुपए खर्चा उनके लिए कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो सेल्स और रेनोवेशन डिपेंड करेगा किसी कंपनी पर। तो अगर वो बात मटेरियल है, ये अकाउंटेंट को जज करना पड़ेगा। अगर वैसे तो फुल डिस्क्लोजर, हर चीज डिस्क्लोज करनी है, लेकिन उसको अच्छे से हाईलाइट करना है, अच्छे से लोगों को बताना है, अगर वो मटेरियल बात है तो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियल। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। क्या कहता है? ऑफलाइन में एग्जांपल दिया था, एक बच्चे की जीन्स फाड़ दी थी, मतलब ओरली ऐसे नहीं फाड़ दी, तो यह वाला एग्जांपल इधर भी देता हूं, मेरा वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है वैसे तो। क्या कहते हैं जी? प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मिस्टर एक्स, उसके पास एक ब्लैक जीन्स है, रोज धोता है रोज पहनता है, रोज धोता है रोज पहनता है, रोज धोता है रोज पहनता है। जीन्स ही एक है, कोई पजामा नहीं है, कोई निक्कर नहीं है उसके पास, समझ के देखो। तो वो रात को अगर जीन्स सुखाएगा, पता नहीं क्या पहन के सोएगा, चलो बात की बात है, लेकिन मान लेते हैं जब वो चीज रोज धो रहा है और रोज पहन रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जीन्स फट जाएगी और सुबह कुछ पहनने के लिए उसके पास नहीं होगा, तब वो फंस जाएगा। मान लेते हैं इस बारी तो उसके पास 1,000 रुपए निकल आए, ठीक है, तो वो लुंगी लपेट के, तौलिया लपेट के या निक्कर पहन के वो पहुंच जाता है। ऑफिस नहीं जा पा रहा बेचारा, स्कूल नहीं जा पा रहा बेचारा, कॉलेज नहीं जा पा रहा बेचारा, वो सीधा नाइकी के शोरूम में जाता है, सॉरी कोई भी एक लिवाइस के शोरूम में जाता है, और लिवाइस के शोरूम में 999 की सेल लगी हुई थी, ब्लैक कलर की जीन्स खरीदता जो पहले पहनता था, 1,000 रुपए दिया और ब्लैक कलर की जीन्स ले। उसने दुकानदार से पूछा, मैंने कहता भैया अगर मैं इसको रोज धोऊं रोज पहनूं, रोज धोऊं रोज पहनूं तो कितनी चलेगी? वो कहता भैया 1 साल 365 दिन 366 डे पे फट जाएगी, चीथड़ उड़ जाएंगे इसके। कहता भाई ठीक है। इस बार तो 1,000 रुपए उसके पास जो बचे हुए थे, जो बुआ जी देकर गई थी, वो तो बचा गई उसको, लेकिन अगली बारी क्या करेगा? अगली बारी की तो इज्जत गई उसकी, क्या पहन के जाएगा? लुंगी। सोचो। तो यहां पर मिस्टर एक्स को एक डिसीजन लेना चाहिए, अपनी इनकम का छोटा सा पोर्शन हर रोज कलेक्ट करना चाहिए, कि ताकि उसको पता है कि 1 साल बाद उसको फिर से उस जीन्स की जरूरत पड़ेगी। यही काम हमारे बिजनेस में, यही काम हमारे घर में होता है। जब मेरी बेटी पैदा हुई, जब वो 3 महीने की थी, मैंने उसका बैंक अकाउंट खोल दिया था। तब मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, तब मैं 30-40 हजार महीना कमाता था, तब मैं 500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा करता था। आज मेरी बेटी 8 साल की है, 8 साल से आज तक मैंने कितने अप एंड डाउन देखे अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियली, मैंने एक भी महीना ऐसा नहीं गया कि मैंने उसके अकाउंट में पैसा नहीं डाला। धीरे धीरे पैसा बढ़ गया, 500 से आज की डेट में 5-7 हजार रुपए हर महीना उसके अकाउंट में डाल ही देता हूं, मिनिमम है 5-6 हजार रुपया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? एक अच्छा अमाउंट क्यूमुलेट हो जाए तो उसकी एफडी करा देता हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आने वाली है। पता नहीं किस एजुकेशनल कोर्स के ऊपर वो हाथ रख दे। वो बोली पापा विदेश जाना है, मुझे डॉक्टरी करनी है, मुझे फाइन आर्ट करना है, मुझे थिएटर करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे डांस करना है, समझ रहे हो, मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मुझे बॉलीवुड ज्वाइन करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। कुछ भी कर सकते हैं यार, उसकी लाइफ है। और अगर मेरा सपोर्ट उसको चाहिए होगा फाइनेंशियली, तो मेरे पास ऐसा बेटा बाप क्या करके, मतलब बाप का फर्ज है कि नहीं है,
और हिंदुस्तान में देखो बचपन से मुझे भी सिखाया गया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हमें चेंज होना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, उसकी शादी भी तो करनी है, शादी में तो खर्च करना है, कहां से लाऊंगा मैं, उस समय नहीं हुआ तो। और मैं फिर कहता हूं ये सारी बातें छोड़ दो, आपकी बाइक के अंदर भी एक रिजर्व की टंकी होती है भाई। क्यों होती है? मम्मी की दहेज की अलमारी के अंदर एक लॉकर होता है, लॉकर के अंदर भी एक छोटा सा वो होता है लॉकर। वो क्यों होता है? कि ताकि आप फ्यूचर के लिए सेव करो। आपके घर में भी कुछ कैश इमरजेंसी के लिए पड़ा रहता है कि आप बताएं, आप कोविड आया, किसने बचाया? सेविंग्स नहीं तो बचाया। चलो कोविड तो एक फोरसीनेबल खर्चा नहीं था, ये बात कर रहा है आपको फोरसीनेबल खर्चे को अगर आप पहले प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो उसके लिए जोड़ना शुरू कर दो। डू, ये लाइन मिल जाएगी आपको, डू एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर में होने वाले मुनाफे की अभी मत सोच भाई, होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में होने वाला लॉस या खर्चा अगर तू देख पा रहा है तो उसके लिए आज से कंजर्व, आज से जोड़ना शुरू कर दे, गुल्लक बनाना शुरू कर दे। मुझसे शादी करोगी पिक्चर आई थी, देखी थी सलमान खान की, अक्षय कुमार की, विकेट सनी वाली। तो वहां पर क्या था, उसके मंदिर में, सलमान खान के मंदिर में 3-4 मटकियां पड़ी थी, गुल्लक पड़ी थी। एक में लिखा था माँ के आंख के इलाज के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए और भगवान के प्रसाद के लिए। तो आपने उस गुल्लक में वो अपनी इनकम, जैसे उसको सैलरी मिलती थी 500 रुपए, 1000 रुपए, उस गुल्लक में डालता था। उसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म। उसको पता था उसको अपनी माँ की आंख का इलाज कराना है फ्यूचर में। उसको पता है बहन अभी पढ़ रही है, उसको और अच्छी एजुकेशन देनी है। उसको पता है भैया पढ़ाई खत्म करने के बाद बहन की शादी भी करनी है, तो वहां उसके लिए भी जोड़ेगा। वो बात अलग है, पिक्चर में दिखाया जाता है कि वो प्रियंका चोपड़ा पे सारा निछावर कर देता है, बात की बात है, लेकिन इंसान जोड़ता तो है। लेकिन हमारे यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, जिसके लिए गुल्लक बन गई उसी पे खर्च होगी भाई। तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कहता है कि अगर फ्यूचर में लॉस आपने प्रेडिक्ट कर लिया, आज उसको एंटीसिपेट करना शुरू कर दो, गुल्लक बनाना शुरू कर दो। रिजर्व्स एंड प्रोविजन एक चैप्टर आएगा जो इसके ऊपर बेस्ड है, कि आपको गुल्लक बनानी शुरू करनी है, रिजर्व एंड प्रोविजन बनाना शुरू करना है। गॉट इट? अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल क्या है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू है 100 रुपया, मार्केट वैल्यू है 95 रुपया। वैसे तो हमारा अकाउंट्स क्या कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अभी भी आएगा, हमने लिमिटेशन में पढ़ा था, ओरिजिनल प्राइस पे लिखा जाएगा। लेकिन स्टॉक के केस में ऐसा होता है कि अगर हमने खरीदा वो 100 का था, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 95 की है, तो आप 95 रिकॉर्ड करोगे, मान के चलो 5 का लॉस हो चुका है। उल्टा भी हो सकता है, आपके पास बुक वैल्यू आपने 100 की खरीदी थी और आज वो हो गया है 105 का, 120 रुपए का, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई 120 की, तो आप 100, मतलब विच एवर इज लेस, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कम होगा। कम प्राइस को मानेंगे, हो सकता है ज्यादा में बिक जाए, लेकिन हम मान के चलेंगे कि लोएस्ट प्राइस, क्योंकि हम लॉस की तरफ ज्यादा आकर्षित है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करोगे फ्यूचर में। हाँ, अगर लॉस आपको दिख रहा है कि हो सकता है या होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही जुगाड़ बनाना शुरू कर दो, क्या कह सकते हो, बंदोबस्त करना शुरू कर दो, प्रोविजन या कंजर्वेटिज्म करना, कंजर्व मतलब जोड़ना शुरू कर दो। बढ़िया, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि आप कोई भी नॉन करंट एसेट जब आप खरीदोगे तो वो ओरिजिनल प्राइस पे लिखा जाएगा जितने में आपने खरीदा है। आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, आपने 10 लाख रुपए की, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 10 लाख की रहेगी, माइनस इसके अंदर हर साल क्या करते रहोगे आप, डेप्रिसिएशन। मान लो 4 साल डेप्रिसिएशन करने के बाद इसकी वैल्यू बचती है हमारे पास 8,20,000 रुपए, मान लो ये है बुक वैल्यू। लेकिन हम मार्केट से अगर सर्वे करके देखते हैं तो मार्केट में उसकी वैल्यू आ जाती है, मान लेते हैं 18 लाख रुपए, तेजी चल रही है मार्केट में, फिर भी हम कितनी रिकॉर्ड करेंगे बेटा, 8,20,000। ये भी प्रूडेंस की वजह से ही हो रहा है वैसे तो, ठीक है ना, हम फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट नहीं देखेंगे। और वैसे भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अच्छा अगर मार्केट, मान लो इसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख भी होगी तो भी हम 8,20 ही रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होता है विच एवर इज लोअर, लेकिन बाकी सारी चीजों के अंदर क्या होता है, आप जो भी आपकी खरीदी हुई कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करो। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी आप अपने हिसाब से मार्केट वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मैचिंग प्रिंसिपल बहुत इजी सा है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए आपको तो इस बात का ध्यान रख लेना। कहते हैं कि अगर आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का
इनकम निकालनी है यानी प्रॉफिट निकालना है, तो आप रेवेन्यू भी इसी पीरियड का लोगे और एक्सपेंस भी इसी पीरियड का लोगे। एग्जाम्पल, आपने मार्च से पहले क्या आता है, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के अंदर या मार्च के अंदर ही ले लो, आपने मार्च में आपके पास एक एम्प्लॉई आया, 10 मार्च को एक एम्प्लॉई आया, कहता सर सैलरी। मैंने कहा बेटा बिल्कुल तेरी आज ही तारीख है सैलरी की, ये ले जा बेटा। कहता भैया देखो ऐसा है कि ना मेरी बहन की शादी है तो मुझे 6 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए होगी। मैंने कहा भाई देख तेरी बहन हमारी बहन एक ही बात है, तो 6 महीने की सैलरी मैं तेरे को एडवांस देता हूँ, 1 महीने की तेरी ये हो गई, तो आगे आने वाले जो 6 महीने होंगे अगले साल की, उसकी मैंने उसको 10 मार्च को ही सैलरी दे दी। क्या वो सैलरी इस साल को बिलोंग कर रही है? आंसर इज नो, वो तो अगले साल को बिलोंग कर रही है, तो वो यहां पर कंसिडर नहीं होगी। अगर आपने बोली सैलरी यहां पर कंसिडर कर ली तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा आपका। समझ में आ गई? गॉट इट? क्लियर है जी? यहां पर एक बंदा आके कहता है, मान लो जनवरी में एक बंदा आता है कहता है कि भैया आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो यार, मेरे बच्चे का एडमिशन करना। मैं कहा देखो सर अभी तो बैच में जगह नहीं है हमारे। कह रहे मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, अगले साल की बात कर रहा हूं मैं आपके पास। मैं कहा ठीक है अगले साल आप आ जाना, मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं आपके यहाँ सीटें बड़ी जल्दी फुल हो जाती हैं, थोड़ा प्रमोशन ऑफलाइन का, ठीक है, तो आपके पास सीटें बड़ी जल्दी फुल है। मैं कोई बात नहीं ऑनलाइन पढ़ लेना पेड़ भाई। अरे नहीं नहीं हम तो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको याद रखो। कहते याद नहीं, पेमेंट पकड़ो आप। तो पेमेंट जनवरी में ही दे गए, कब की? आने वाले साल की। तो क्या मैं उसको यहां पे कंसीडर करूं? आंसर इज नहीं कंसीडर कर सकता, क्योंकि वो इस साल की इनकम ही नहीं है। अगर मैंने अभी कंसीडर कर लिया तो मेरा इस साल का प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल सो कॉल्ड ये कहता है कि अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो एक सर्टेन पीरियड का, तो इनकम और रेवेन्यू दोनों उसी पीरियड के होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड, चारों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे बात की बात है, लेकिन याद रखना एडजस्ट करना पड़ेगा। डुअल एस्पेक्ट पढ़ लिया भैया हमने, डबल एंट्री सिस्टम, ये तो पूरा का पूरा मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, ये नहीं पढ़ाऊंगा भाई। हर एक एंट्री के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बात करेंगे। वेरीफाइबल प्रिंसिपल, आपको सबके वाउचर बनाने हैं, सबके बिल संभालने हैं, सबके, ठीक है ना, कैश मेमो, इनवॉइस, चेक्स, ये सारे के सारे आप लोगों को अपने पास बिल्कुल बखूबी तरीके से संभाल के रखने हैं। हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो सकती है। आपके अकाउंट्स में जो भी चीजें आप बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़ी इनकम लिख रहे हो, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कैसे आया। आज मैं कहता हूं ना कि भैया मेरे अकाउंट के अंदर मान लो 500 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं हक से कह सकता हूं कि वो आप लोगों ने मेरे को भेजे हैं, पेड बैच वाले बच्चों ने भेजे हैं या किसी ऑफलाइन स्टूडेंट ने भेजे हैं, क्योंकि मैं उनको पढ़ा रहा हूं। मेरे पास एक सबूत है, एक इनवॉइस है, एक आपकी फी क्या कहते हो बेटा उसको, हाँ जी, रसीद है, ठीक है ना। तो वेरीफाइबल, क्या मैंने बिजली का बिल इस पूरे साल 3 लाख रुपए भरा? हाँ भरा, क्योंकि देखो हर महीने का मेरा बिल है, देखो मैं आपको क्यूमुलेट करके दिखा सकता हूं कि मैंने इतना बिल भरा। तो मैक्सिमम सारे इनकम और सारे खर्चे का आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है जी। फिर आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। मैंने कहा था कि हम यहां डिबेट कम करेंगे, हमने एक्रूअल एजम्पशन ऑलरेडी पढ़ ली है। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है? जब भी कोई चीज, चाहे वो इनकम हो चाहे वो खर्चा हो, जब वो ड्यू होगी तब वो रिकॉर्ड हो जाएगी। रेवेन्यू रियलाइज जब हो जाएगा, यानी रिकॉग्नाइज जब हो जाएगा, तब आपको लिख देना है वेदर रिसीव्ड और नॉट। एक्रूअल एजम्पशन खर्चे और इनकम दोनों के लिए बात करता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ इनकम की बात करता है, बस ये फर्क है। ये कहता है कि जब कोई इनकम पैदा हो जाएगी, इनकम ड्यू हो जाएगी, तो रिकॉर्ड हो जाएगी वेदर रिसीव्ड और नॉट। एक्रूअल कहता है जब कोई खर्चा और इनकम पैदा हो जाएगी, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वेदर पेड और नॉट, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। 11 समझ में आ गए? बढ़िया से रीड देना बड़ा जरूरी है, एक एक शब्द पढ़ना जरूरी है। कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, तो आपको पता है भैया पिछली बार अकाउंटिंग क्वेश्चन के नीचे भी मैंने बहुत सारे रिप्लाईज किए, बहुत सारे जो बच गए वो वाले भी कर दूंगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं की, तो भैया जाके कर लो, ठीक है ना। और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी आगे है ना, अभी रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आएगा वही बता रहा हूँ। देखो यहां पर बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अभी हम अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी AS 29 अभी भी चल रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगभग 1 है, ठीक है ना। 1 के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। द राइज इन डाइवर्सिटी, कंप्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली बात है दूसरे देशों से व्यापार हो रहा है। बिजनेस मेड द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल।
but the diverse accounting policies being followed and the accounting treatment of the transaction and event made the accounting information less meaningful and also incomparable. A need was thus felt. पहले क्या होता, सब मैंने ना मुंशी के टाइम पर पहले सब कोई अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं थे, कंपेरेबल नहीं थे। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेरेबिलिटी बढ़ाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए। आईसीएआई इंडियन, मैं सारी बात आपको बता देता हूं, आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है ना। आईसीएआई ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। इनका क्या काम था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। ये विदेशों से, जनरली हमारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो विदेशों से लिए जाते थे। ये हमारे देश के इकोनॉमिस्ट या हमारे देश के हमारे अकाउंटेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पे सहारा लिया जाता था, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, मतलब अब तो खैर अडानी आ गया, लेकिन पहले टाटा, बिरला, जिंदल, इन सबका सहारा लिया जाता था। वो चाहते थे कि पहले अगर मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, इसकी टेस्टिंग कहाँ करूँ, तो एक छोटी इकोनॉमी में टेस्ट करते हैं। तो वो सिर्फ टाटा को कहते थे कि सर आप ये इस्तेमाल करके देखो, ये पॉलिसी इस्तेमाल कर देखो, अगर अच्छा है तो आप फीडबैक देना। फीडबैक दिया तो वो देश पे इंप्लीमेंट करते थे, ऐसा होता था। तो द राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि ताकि सब अलग अलग काम ना करें, एक हार्मनी क्रिएट हो जाए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू कर दिए। ठीक है जी, तो यहां से पढ़ते हैं, अ नीड वाज दस फेल्ट द सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल सो दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैव द क्वालिटेटिव कैरेक्टर, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। देयरफॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC, नाउ रीनेम्ड एड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, जो क्या बनाती है, IFRS, पढ़ेंगे इसके बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो पहले क्या होता था ना, हिंदुस्तान के अंदर लगते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी भी लग रहे हैं 29, लेकिन जहां बात ग्लोबलाइजेशन की हो जाती है तो अब एक ही यूनिट बना दी, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की हेल्थ की बात कर रही है, ऐसे ही यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, ये कब बनी, 1973। ये पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये बनाती है। ये कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है वही इंडिया में लगना चाहिए, वरना दिक्कत आ जाती है। वरना ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी, मैं किसी अमेरिकन कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं, तो मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे के अकाउंट्स कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो मेरी जो नॉलेज है उसकी नॉलेज सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ये कहानी है। तो यहां पर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का, टू फॉर्मुलेट, पब्लिश इन, मतलब देखो आम लोगों के लिए एक ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना कि ताकि जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं उनके जो अकाउंट्स बने वो सेम बने। ठीक है जी। टू वर्क फॉर द इंप्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन, जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, पहली बात तो वो इंप्लीमेंट होने चाहिए, इंप्लीमेंट होने के बाद वो हार्मोनाइजेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसको इंप्रूव भी करना। अगर मान लो उससे और क्योस मचा, जैसे जीएसटी पहले आया था तो उसने क्योस मचा दिया था, समझ ही नहीं आया था, लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे ठीक करने के बाद अब वो हार्मनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी। तो यहां पर ये लिख दिया, मैंने बता दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसको एक बार आप रीड कर लेना प्लीज। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी मैंने बता दिया, सेट गाइडलाइंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट आर फॉलोड एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बिल्कुल सेम। तो मैं आपको 2013 का एक बंदा बताता हूँ, बंदा नहीं, एक काम बताता हूँ। तो 2013 और 14 वाले जो बैच था मेरा 12th का, तो यहां पर ना कंपनीज एक्ट पूरा पूरा चेंज हो गया। पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अब चेंज कर दिया गया, कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। यानी 2013 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे, और हमारे 12th में कंपनी अकाउंट्स नाम की चीज होती है। तो मैंने बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, बीच में एक अमेंडमेंट आ गई 2013-14 में, 14 मतलब फरवरी या जनवरी के अंदर हमको एक सर्कुलर आता है सीबीएसई से भैया हमारे सारे अकाउंट्स बदल गए हैं, कंपनी अकाउंट पूरा बदल गया है। कंपनी की बैलेंस शीट जहां पहले हम ऐसे बनाते थे, अब हमारी वर्टिकल बनने लग गई। पहले हॉरिजॉन्टल बनती थी, अब वर्टिकल बनने लग गई। तो भैया ये तो बहुत बड़ा चेंज आया था। रेशियोज चैप्टर में चेंज आ गया, कैश फ्लो चैप्टर में चेंज आ गया। तो वहां पर क्या हुआ, एक टीएस गरेवाल ने एक नई किताब लॉन्च की 15 डेज के अंदर। पहले तो स्कूल ने पेजेस दिए, फिर टीएस गरेवाल ने लॉन्च किया, हमने उसको पढ़ाया। वो बड़ा क्रूशियल ईयर था 2014। तो अमेंडमेंट होती रहती है। आज भी कोई बच्चा जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है या कोई बड़ा कोर्स करता है तो उसके अंदर इनकम टैक्स आता है। अब इनकम टैक्स हर साल बदलता है, फरवरी के अंदर कुछ ना कुछ एक्ट के अंदर चेंजेस आते रहते हैं।
कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, जीएसटी के अंदर चेंज आ रहे हैं, कोई चीज़ इंक्लूड हो रही है, कोई चीज़ एक्सक्लूड हो रही है। अभी हम जीएसटी चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहाँ पे बताएंगे आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चा एक टैक्स तो पढ़ लेता है तो बेस तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद हर साल अगर मान लो उसका क्लियर नहीं हो रहा या क्लियर हो भी जाता है तो भी उसको जानकारी तो रखनी पड़ेगी। यार चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स के बारे में जानकारी नहीं तो फायदा क्या है। तो वो क्या करेगा, अमेंडमेंट पढ़ेगा, जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो उसको पढ़नी पड़ेंगी, ये देखना पड़ेगा कि अब क्या बदलाव आए। इसलिए फरवरी वाले दिन जितने भी बजट जब आता है तो उस बजट वाले दिन जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है खासकर, तो उसको बजट देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। और हम लोग अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, मैं टैक्स समझता हूँ, टैक्स समझाता भी था लेकिन हम नहीं पढ़ाता, तो टैक्स समझता हूँ, फाइनेंशियल समझता हूँ, मैं एमबीए खुद फाइनेंस में हूँ, तो वहां पर मैं देखता हूँ कि भैया क्या क्या बदलाव आया, तो वो भी एक आपको जानकारी रखनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो लागू तो हो जाते हैं लेकिन उसके अंदर अमेंडमेंट्स बहुत सारी होती है कि ताकि हार्मनी बनी रहे। फिर आता है आईएफआरएस, जो मैंने अभी आपको बात बताई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये वो चीजें हैं जहां पर पहले देखो, जब 1973 से पहले क्या होता था, दो देश आपस में कम व्यापार कर रहे हैं। अब जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई लागू हुआ, लोग इधर उधर आना शुरू हो गए। अब जैसे इंडिया में एप्पल भी आ गया, अब वो एलॉन मस्क भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री डालूंगा, तो बहुत सारी बातें हो गई ना। अब वहां पर क्या, इंडिया फॉरेन के कितने सारे ब्रांड इंडिया में आके ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया के कितने सारे ब्रांड फॉरेन में जाके ऑपरेट कर रहे हैं, तो हार्मनी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो दो कंपनीज, दो देशों के बीच में जो अकाउंट्स बनेंगे वो बिल्कुल सेम बनने चाहिए। तो फिर कौन उतरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड उतरा। उसने कहा कि हम स्टैंडर्ड ऐसे बनाएंगे जो यूनिवर्सली फॉलो किए जाएंगे। गॉट इट। थ्योरी है, हिस्ट्री है, डेट्स हैं, कुछ याद रख लेना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ही पूछता रहता हूं, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन पूछा था डेट्स को लेकर, अभी और पूछूंगा, तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान लगाएं। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो 100% आपके पेपर में आएगा। अगर आप टीएस गरेवाल फॉलो कर रहे हो प्यारे बच्चों, अगर आप टीएस गरेवाल फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर ऐसे दो क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन है और एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लेना जिसमें 10-10, 11-11, 12-12 पॉइंट है, मुझे पेज नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन दो है, हर एक किताब में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, एजम्पशन, कुछ भी कह लो, फॉलोड इन द फॉलोइंग, जो फॉलो की गई है। कह रहे इन अ बिजनेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड at the rate of 5% on debtor every year। हर साल 5% बनाया जाता है। देखो पहला तो प्रूडेंस लग रहा है इसके अंदर कि भैया फ्यूचर में हमें लगता है कि कुछ डेटर पैसे लेके भाग जाएंगे तो मेरी पूरी साइकिल खराब हो जाएगी, तो मैं 5% जो भी कमाऊंगा वो कहां डाल दूंगा, गुल्लक में डाल दूंगा, कि ताकि अगर कोई बंदा मेरे पैसे लेके भागता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल मतलब जिसके ऊपर डाउट है, रमेश का चक्कर है भाई, मुझे लगता है पैसे नहीं देगा ये, तो उससे जितना पैसा आपने लेना है उसके लिए आपने गुल्लक बनानी शुरू कर दी। क्यों, अगर वो पैसा लेके भागेगा तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मार्केट में इतना पैसा फंसा दिया, अब लोग उनको पैसा नहीं दे रहे। अब वो पैसा ही नहीं दे रहे तो उनका बिजनेस चलेगा कैसे भाई। पैसा तो ऐसे ही है ना, 3 महीने बाद साइकिल आ रही है, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, फिर माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, बीच में से एक भी जना लेके भाग जाएगा तो उतने का माल खरीद ही नहीं पाएंगे। वो घर तो चलाना ही है, खर्चे तो उतने पाल रखे हैं उन्होंने। तो ऑपरेटिंग साइकिल ढंग से चलनी चाहिए, बिजनेस ताउम्र तक चलना चाहिए। अब दूसरा assumption क्या आ गया, एवरी ईयर बना रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि भैया ये हर साल चलना है, तो गोइंग कंसर्न लग गया, लगा कि नहीं लगा। तो ये आपको ढूंढना है, लाइन पढ़नी है और ढूंढना है। रुको रुको ना, और कराते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन भी पूछ सकता है वो। अब जैसे थोड़ा क्वेश्चन खराब हो गया यहाँ पर, आओ पढ़ लेते हैं। स्टेट क्लियरली व्हाट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड और वायलेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, स्टेट इन विच, ठीक है। तो पहले आया, पहला देखो, मीनाक्षी कंप्यूटर्स हैज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 4 लाख एंड इट्स परचेज कॉस्ट, ठीक है जी, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 3 लाख। द बैलेंस शीट ऑफ मीनाक्षी कंप्यूटर शोज क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। क्या मीनाक्षी कंप्यूटर ठीक था? देखो मैंने अभी बताया था ना, जो स्टॉक होता है वो लोअर वैल्यू पे लिखा जाता है। ये बुक वैल्यू थी 4 लाख और मार्केट वैल्यू थी 3 लाख, तो इसको 3 लाख पे शो करना चाहिए था। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया, फिर से प्रूडेंस प्रिंसिपल वायलेट हो गया, ठीक है ना। तो इनको 3 लाख पर शो करनी चाहिए। पहले प्रूडेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, 3 लाख मतलब आपको ढूंढना है। ये एमसीक्यू में भी आते हैं, बड़े बड़ा क्वेश्चन भी आता है।
फिर वानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर, ये क्या बनाते हैं? फ्रिज बनाते हैं। इट इज यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, causes air pollution. As a result, Vani's profit is expected to be lower than the firms in the industry. How will Vani Electronics show this fact in financial statement? शो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। फुल डिस्क्लोजर या मेटीरियलिटी प्रिंसिपल लग रहा है, कभी कभी दो भी आंसर हो सकते हैं। फुल डिस्क्लोजर या देखो कितनी बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ। इस जैसा सेम एग्जांपल, टाटा मोटर्स का मैंने ना एक शेयर लिया था, एक शेयर नहीं कई सारे शेयर लिए थे। कोविड की बात है, ये अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन सिर्फ एक इतनी सी न्यूज आती है कि टाटा मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन रोक दी है कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 20 दिन 25 दिन के लिए, क्योंकि इस गाड़ी को पूरा कंप्लीट करने के लिए चिप लगती है और वो चिप इंपोर्ट होती थी दूसरे देशों से और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है ड्यू टू कोविड। क्या हुआ? 20 दिन तो काम रुका है, फिर स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, 20 दिन काम, 20 दिन का प्रॉफिट, 20 दिन का लॉस। तो वहां पर मार्केट में शेयर धड़ 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 नीचे आने लग गया, हालत बड़ी खराब हुई थी मेरी उस दिन, मेरा काफी ज्यादा पैसा इस पे लगा हुआ था। तो सेंटिमेंटल इंडेक्स है। अच्छा, टाटा मोटर ने बात बताई क्यों? छुपा लेती ना, 20 दिन की तो बात थी, किसको क्या पता चल रहा है? नहीं, बतानी पड़ेगी। सेबी गाइडलाइंस क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर, कि भैया ये डिसीजन इन्वेस्टर का डिसीजन बदल सकता है, ये बात इन्वेस्टर का डिसीजन बदल सकती है, तो आपको बतानी पड़ेगी। फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी पे, ये बड़ी मटेरियल बात है कि उनका प्रोडक्शन ही रुक गया, ये बड़ी मटेरियल बात है कि हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो हो सकता है कि उनका काम रुक जाए। तो यहां पर फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी। हाउ, चलो ठीक है। गौरव परचेज मशीनरी 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% चार्ज ऑन मशीनरी फॉर 2 ईयर्स। 1 अप्रैल द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने रिड्यूस कर दिया 10%। अरे मजाक चल रहा है, कंसिस्टेंसी असम्पशन कहां गई तुम्हारी? पहले 20% फिर 10%, कंपेयर कैसे करोगे? तो यहां पर वायलेट हुआ कंसिस्टेंसी असम्पशन। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन टीएस गरेवाल में मिल जाएंगे, एमसीक्यू में मिल जाएंगे टीएस गरेवाल के, डीके गोयल के टीएस गरेवाल के क्वेश्चन में मिल जाएंगे, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे अवेलेबल है। इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, चैप्टर थ्रू आउट रीड करना है, खास करके कन्वेंशंस और एजम्पशंस। उसके ऊपर और उसके बाद वाला एक बारी दो बारी रीड दे देना, डेट याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात, फुल फॉर्म्स याद कर पाओ बहुत अच्छी बात। ये चैप्टर हुआ खत्म। आई होप चैप्टर में आपको मजा आया होगा, आई होप चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक ही घंटे में मैंने इसको पूरा कर दिया। अब आपका रीडिंग, देखो रीडिंग इज मस्ट। मैं फिर आपसे प्लेज ले रहा हूं, ऐसे करो सारे बच्चे, प्लेज लो कि हम जरूर रीड करेंगे मिनिमम 2 टाइम्स, एंड यू हैव टू लर्न कन्वेंशन एंड एजम्पशन। स्टार्टिंग के 2-2 3-3 लाइन याद करो कि ताकि पेपर में खुद ना बनाना पड़े, क्योंकि मैम तभी नंबर देंगे जब अच्छे शब्द लिखोगे। क्लियर है जी? जो डाउट होगा, वर्ड लाइन समझ में नहीं आई, कमेंट बता देना, तुम्हारा भाई जवाब देगा। 4 चैप्टर पूरे हो गए जी, 5वां बड़ा आसान, मतलब चौथा चैप्टर तो कुछ है ही नहीं। अब हम चलेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर अगले लेक्चर पर। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों को भाई शेयर कर दो यार, तुम लेक्चर शेयर नहीं करते हो भाई, इतनी मेहनत से बनाते हैं हम लोग, इतने एंथो से बनाते हैं। तो आई होप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे कि ताकि उनका भी भला हो। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।